जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलाइडल विलयन की। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप पार्ट 1 देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कोलाइडल विलयन। इससे पहले हम लोग पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और लंबन, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे खासकर कोलाइडल विलयन की। आखिर कोलाइडल विलयन कहते किसको है? ठीक है, तो इसी के विषय पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, कोलाइडल विलयन की। ओके, तो कोलाइडल विलयन हम किसको कहेंगे? तो कोलाइडल विलयन के कण जो होता है विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, निलंबन की अपेक्षा इसकी कणों की जो आकार होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। हम इसके कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है? समांगी मिश्रण प्रतीत होता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोलाइडल विलयन को हम लोग भी समांगी मिश्रण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण प्रतीत होता है लेकिन इसको हम लोग भी समांगी मिश्रण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि दूध। दूध क्या है? दूध एक कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। ओके, तो कोलाइडल विलयन आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर और एक विशेष रूप से जानकारी। कोलाइडल विलयन के कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, जिसको हम क्या कर सकते हैं? अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल विलयन। ओके, तो ये कोलाइडल विलयन के क्या था? कुछ गुणधर्म था। आगे है यहाँ पर आपका टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब टिंडल प्रभाव होता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, घर के अंदर आती है, तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा कि यदि मान लीजिए कि ये जो है आपका घर है। ठीक है, ये आपका क्या है? घर है, और यहाँ से किसी छिद्र के द्वारा जो है प्रकाश की किरणें जो होते हैं आपके घर तक जो आती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो कोलाइड्स के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर है परिचित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परिचित प्रावस्था। ठीक है, परिचित प्रावस्था हम किसको कहेंगे? तो विलयन में जिसकी विलय की मात्रा यदि कम रहेगा, विलयन में जिसकी मात्रा कम रहेगा उसको हम परिचित प्रावस्था बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक रहेगा, ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक रहेगा उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परिचित प्रावस्था। ओके, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जब द्रव और गैस, ठीक है, जब द्रव और गैसों को क्या किया जाता है? तो मिलाया जाता है। ठीक है, उसको तो क्या बनता है? एरोसोल का निर्माण होता है, जिसके कारण जो होता है कोहरा, बादल और कुहासा का निर्माण होता है। ओके, तो ठोस और गैस को जब आपस में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तब पर भी क्या है? एरोसोल का निर्माण होता है। अब इसके दौरान जो होता है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, ये सब चीज का निर्माण होता है, धुआं का निर्माण होता है जब गैस और ठोस को मिलाया जाता है तब। ये क्या है आपका? यहाँ है गैस और द्रव। ठीक है, जब गैस और द्रव को जब मिलाया जाता है तो यह फोम का निर्माण होता है, फोम का निर्माण होता है, और जिसके कारण जो है सेविंग क्रीम का निर्माण किया जाता है। सेविंग क्रीम जो दाढ़ी बनाने में काम करता है, सेविंग क्रीम, तो उसमें यह काम आता है। ठीक है, गैस और जब द्रव को मिलाया जाता है तब। यहाँ पर आपका है द्रव और द्रव, जब द्रव और द्रव को मिलाएंगे तो यह एक इमल्सन विलयन का निर्माण होता है, जिससे दूध फेस क्रीम का निर्माण होता है, जिससे दूध का और फेस क्रीम का निर्माण होता है। ठीक है, द्रव और द्रव को क्या किया जाता है? जब मिलाया जाता है तो एक इमल्सन का प्रकार बनता है, जिससे दूध फेस क्रीम का निर्माण होता है। ओके, इसी बीच आता है आपका ठोस और द्रव। ठोस और द्रव को जब मिलाया जाता है तो इसका प्रकार सोल बनता है, जिसके कारण जो होता है मैग्नीशियम मिल्क, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा कीचड़ का निर्माण होता है। ओके, गैस और ठोस को जब क्या किया जाता है? आपस में मिलाया जाता है, तो ये क्या है? एक फोम का प्रकार है, जिससे फोम
रबड़, स्पंज और फ्यूमिस का निर्माण होता है। ठीक है, द्रव और ठोस को जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर आपका जेल का निर्माण होता है। क्या? जेल का एक प्रकार है जिससे कि जेली और पनीर या मक्खन तैयार किया जाता है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं ये ठोस, और ठोस को जब मिलाते हैं तो ठोस सोल का निर्माण होता है और इसमें रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच का निर्माण किया जाता है, जिससे दूधिया कांच का निर्माण होता है। तो ये तमाम चीज़ था, ये कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चल लेते हैं। आगे आपका आप देखने को यहाँ पर मिलेगा, ये है आपका टिंडल प्रभाव। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये घने घने जंगल है। घने घने जंगल में जो है ऊपर से प्रकाश की रोशनी जो होता है ये ज़मीन पर आ रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ओके, यहाँ पर है कोलाइड्स के कुछ गुण। कोलाइड्स के गुण क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कोलाइड्स की हम लोग गुण की बात करें तो कोलाइड्स के गुणधर्म जो है यह एक विसमांगी मिश्रण होता है। क्या? विसमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड्स के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को क्या करते हैं? दृश्य बनाते हैं। ओके, इसी तरह से हम आगे बात करें तो जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ठीक, ये छान विधि द्वारा मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? छान को अलग नहीं कर सकते हैं। इसकी मिश्रण को हम लोग छान के मतलब छानन विधि द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। किससे? कोलाइडल के विलयन को। ओके, किंतु एक विशेष विधि जिसको आप केंद्रीकरण बोलते हैं, इस तकनीकी के माध्यम से इसको हम पृथक कर सकते हैं। यानी कोलाइड्स के कणों को अगर हमको पृथक करना होगा तो हमको अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल करना होगा। कोलाइड्स विलयन परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। तो अभी हम परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की चर्चा कर चुके हैं। यानी कोलाइड्स विलयन में जो विलयन कम मात्रा में रहता है, ठीक है, जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसको परिचित प्रवस्था बोलते हैं, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको सेशन कैसा लगा। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपण कण जो कि कोलाइड्स के रूप में रहता है उसे परिचित प्रवस्था कहते हैं। वह घटक जिसमें परिचित प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। वही बात है। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ गया कि परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की विधि। आखिर मिश्रण के घटकों को हम किस तरह से पृथक कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को। ओके, यहाँ पर आपका मिश्रण के घटक का पृथक्करण हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। ये हम समझ गए। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से विभिन्न मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम होता है। इसलिए इसको हमको अध्ययन करना जरूरी होता है। इसी भी चाहता है आपका विसमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटक को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का भी प्रयोग किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कुछ है रंग वाले डाई। ठीक है, रंग वाले घटक हैं। डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे हम पृथक कर सकते हैं, तो एक एक चीज आप ध्यान समझेंगे। रंग वाले घटक, ठीक है, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। इसको पृथक करने के लिए हम यहाँ पर वाष्पीकरण का इस्तेमाल करेंगे। क्या? वाष्पीकरण विधि का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे। ओके, यहाँ से आपका है आगे अगला जो है आपका ये दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि। ओके, दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि मतलब दूध से क्रीम को अगर पृथक करना हो तो वहाँ पर हम लोग किस
का भी मतलब किस विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें इसको अलग करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण, ठीक है, क्या अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करेंगे। ये अपकेंद्रण विधि द्वारा जो है हम दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये जो प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जो जांच होता है उसमें भी हम अपकेंद्रीकरण का इस्तेमाल करते हैं और उसके दौरान जो है रक्त और मूत्र की जांच करते हैं। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, अपकेंद्रीकरण का इस्तेमाल करके उसको पृथक करते हैं। साथ ही साथ जो होता है, जो कपड़ा धोने वाला मशीन जो होता है वो भी अपकेंद्रीकरण की जा पर ही काम करता है और उसी के माध्यम से कपड़ा जो है धुल जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। तो कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में हम अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर अपकेंद्रीकरण का विधि का प्रयोग होता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अगर हमको पृथक करना हो तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अगर पृथक करना हो तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो है हम कीप का इस्तेमाल करेंगे, क्या कीप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कीप के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका अगला जो है आपका पृथक करने की विधि जो है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। ठीक है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, जैसे कि आप जानते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा जो है हम नमक और कपूर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर नमक, एक प्लेट में नमक और क्या रखें, कपूर रखें, ठीक है, दोनों को मिश्रित कर दें तो कपूर जो होता है चीज़ क्या होता है, गैसीय अवस्था बन करके कपूर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, कपूर उड़ जाएगा और नमक इसी में बच जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है हम इसको नमक और कपूर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ओके, चलिए तो एक और है, यहाँ पर आगे है आपका काली स्याही में डाई एक ही रंग है। तो काली स्याही में डाई एक ही रंग है, तो इसको पृथक करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। क्या, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए तो आगे की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिश्रण के इस प्रकार के मिश्रण के जो अलग करते हैं तो उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्रोमेटोग्राफी में यह क्रोमेटोग्राफी जो है यह ग्रीक भाषा क्रोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों से पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ से आपको इसका अनुप्रयोग की हम लोग बात करें तो क्रोमेटोग्राफी का और कहाँ प्रयोग करते हैं, रंग में, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे है आपका रक्त में नशीले पदार्थ को पृथक करने में, ठीक है, अगर रक्त में अगर नशीले पदार्थ क्या हुआ, घुला हुआ है, मिला हुआ है, तो वहां पर हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करिएगा तो निश्चित रूप से ये रक्त और नशीले पदार्थ जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पृथक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। आगे है दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। जो दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग दो घुलनशील द्रवों को अगर मिश्रण को अगर पृथक करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो है हम आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। क्या, आसवन विधि, दो घुलनशील द्रव को अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
इसी बीच आपका आता है वायु, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका, ये वायु से गैस को कैसे हम प्राप्त करते हैं, तो ये प्रभाजी आसवन द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, ठीक है। इसको हम पृथक कर सकते हैं, वायु से गैस को अगर हमको पृथक करना हो तो इसमें हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वह जो है वायु से गैस जो है अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये आपका पृथक करने की कुछ विधियां थी। इसमें और यहाँ पर इम्पोर्टेंट विधियां हैं जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आपका है कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको हमको शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए, ओके, शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए हम इसमें जो प्रयोग करते हैं वो हम क्रिस्टलीयकरण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या क्रिस्टलीयकरण विधि का प्रयोग जो है हम करते हैं, तब जाकर के हम उसको अलग कर सकते हैं। इस तरह से गाइस जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसका अनुप्रयोग की हम लोग बात करें तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा और हम किसको अलग कर सकते हैं, यहाँ पर आपका समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। वहाँ पर समुद्र जल द्वारा अगर नमक को शुद्ध करना हो तो वहाँ पर हम इसका क्रिस्टलीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अशुद्ध नमूने को से फिटकिरी को पृथक करने में, ठीक है, जो भी अशुद्ध नमूना है उस फिटकिरी को पृथक करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, इस प्रकार जो है हम क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं निम्न चीजों को पृथक करने में। ओके, अब आपका यहाँ पर आता है रस परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन उसको हम लोग कहेंगे जब परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पुनः उसको हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और वह पुनः हम उसको प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। उसी के बीच हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात क्या करता है, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। नया पदार्थ बनता है और इसमें नया पदार्थ जो है नहीं बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और नया पदार्थ बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन। होता क्या है कि इसको हम प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, इसको नहीं ला सकते हैं और इसको ला सकते हैं, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में इसको हम भौतिक परिवर्तन के दौरान ला सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो है प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ओके, तो ये था कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, कहानी। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कौन सा परिवर्तन कुछ यहाँ पर दिया गया है, आपका पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो इस तमाम चीज़ों का प्रश्न जो है उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम इसका जो है वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में बना करके सेंड करेंगे आपके पास, ठीक है, भेजेंगे। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यह शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार होता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार होते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे, इसको ये चर्चा तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। ओके, तो शुद्ध पदार्थ क्या है भाई, तो शुद्ध पदार्थ उसको बोलेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। इसी बीच आता है शुद्ध पदार्थ, आपको समझ में आ गया। इसी बीच आता है आपका तत्व, ठीक है। तत्व क्या है, तत्व भी एक प्रकार का आपका शुद्ध पदार्थ है। ओके, रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है।
तत्व शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ओके, कब? 1661 में किया था। ओके, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से 1794 ईस्वी में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ओके, क्या है? तत्व वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तत्वों को साधारण धातु, धातु, अधातु, उपधातु के रूप में इसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर धातु की बात करें तो धातु क्या होता है? धातु में चमक होता है। धातु की गुण की हम लोग बात करें तो धातु में क्या होता है? चमक होता है। ठीक है, धातु में क्या होता है? धातु के गुण जो होते हैं इसमें चमक होता है। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीला रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तन्य, मतलब इसमें तन्यता की गुण पाया जाता है और इनको तार के रूप में भी हम खींच सकते हैं। ये क्या होते हैं? आघातवर्ध्य होते हैं। इनको पीट करके हम महीन चादर में क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब धातु के क्या है? गुण है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होता है, मतलब इसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि सब धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। द्रव मतलब अगर पारा जमीन पर गिर जाए तो उसको अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको द्रव माना जाता है। भले वो बूंदा के रूप में रहता है लेकिन वो हाथ से उसको नहीं पकड़ सकते हैं आप। ओके, तो ये कुछ था आपका धातु के गुण। इसी बीच आता है आपका अधातु के गुण। ओके, अधातु किसे कहते हैं? अधातु के गुण देखिए, ये अधातु जो होते हैं ये विभिन्न रंगों की होती है। ठीक है, ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्ध्य नहीं होता है, मतलब इसको पीटने पर फैलता नहीं है। ओके, यह पीटने पर फैलता नहीं है। ओके, इसी बीच आपका क्या आता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, जिसको कोक या कोल या कोक कहते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के सब क्या है? ये उदाहरण है। ये सब क्या है? अधातु हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है? अधातु के उदाहरण है। इसी बीच आता है कुछ तत्व। ओके, यहाँ पर देखिए, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं, मतलब जिनमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, जिस तत्व में धातु और अधातु के दोनों का क्या किया जाता है? गुण पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। जैसे यहाँ पर बोरॉन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। क्या ये सब? ये आपका उपधातु के उदाहरण है। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं कुछ यौगिक के बारे में। ओके, यह यौगिक, इससे भी जाने तो इसको देख लेते जान लेते हैं। यहाँ पर अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। ठीक है, जितने भी तत्व आप देखते हैं वो 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व जो है प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। देखिए, 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन बाकी का जो 8 तत्व प्लस जो है वो आपका क्या है? शेष मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अधिकतर तत्व जो होता है आपको यहाँ पर ठोस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस होता है। क्या? कमरे के ताप पर गैस होता है। दो तत्व पारा और ब्रोमीन, ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? द्रव होते हैं। ठीक है, 11 तत्व जो आपका 92 तत्व 100 तत्वों से भी प्लस में है, इसमें 11 तत्व जो होता है वो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। लेकिन 2 तत्व ऐसा है जो जैसे पारा और ब्रोमीन हो गया। ये पारा और ब्रोमीन जो होता है कमरे के तापमान पर क्या होता है? यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान
से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले लेते हैं। यानी अगर गैलियम और जिसीजियम को अगर 373 केल्विन से कुछ अधिक तापमान अगर दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, ये आपका द्रव बन जाता है। ठीक है, कौन, गैलियम और सीजियम। ओके, चलिए, तो इसी बीच आता है आपका यौगिक। यौगिक की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग यौगिक की बात करें तो यौगिक होता क्या है। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों से नियमित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के नियमित अनुपात से जो रासायनिक संयोजन से जो चीज का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। ओके, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रश्न था, ये आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग बात कर लें तो आपका यहाँ पर ये यौगिक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यौगिक किसको कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका कुछ मिश्रण और यौगिक के प्रकार है। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में अंतर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है, देखिए, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्या, तत्व या यौगिक जो होता है केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, नहीं करते हैं, लेकिन तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें नए यौगिक का निर्माण होता है लेकिन इसमें नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, क्या, मिश्रण का जो संगठन जो होता है वो परिवर्तनीय होता है लेकिन इसमें नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है, इसमें परिवर्तनीय नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है 3 नंबर क्या है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। यानी कितना चीज जो है, कौन सा पदार्थ कितना घुला हुआ है उसके गुणधर्मों के घटक को बताता है, लेकिन नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे है आपका 4 नंबर। देखिए, यहाँ पर घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन देखिए जो मिश्रण के जो घटक जो होते हैं उसको भौतिक विधि द्वारा आराम से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, लेकिन इसको हम रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, इसको रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम भौतिक विधि द्वारा अलग करते हैं और इसको हम लोग रासायनिक विधि द्वारा अलग करते हैं। तो इस तरह से ये मिश्रण और यौगिक में कुछ आपको अंतर देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ पदार्थ की अवस्था है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, इसके बाद जो होता है ये सेशन आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सेशन में हम लोग पढ़े क्या है, पदार्थ पढ़े। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस होती है। पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ के रूप में बांटा गया है। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, साथ ही साथ उसको अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोलते हैं। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ जो है वह 2 प्रकार, एक तत्व और यौगिक के रूप में। ठीक है, तत्व को हम विभक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तत्व को हम विभक्त मतलब बांट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन नियमित संगठन रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा संघटकों तत्वों को विघटित किया जा सकता है, लेकिन यौगिक के जो तत्व होते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा जो है ये क्या है आपका, ये सब तत्व है। लेकिन यहाँ उदाहरण के तौर पर ले तो जैसे जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है आपका यौगिक है। ओके, अब हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। क्या, मिश्रण 2 प्रकार के, एक समांगी होता है, एक विसमांगी होता है। ठीक है, समांगी में जो विलय और विलयन जो होता है वो समान संघटक का गुण रखते हैं, और जबकि विसमांगी में क्या होते हैं, विलयन में जो विलय और विलाय के जो संघटक होते हैं वो असमान रूप से अपना
संघटक रखते हैं। ओके, इसमें कि हम लोग बात करें तो विलयन के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, जल, एल्कोहल, ये सब क्या है, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और यहाँ पर है बालू, नमक, चीनी, नमक और लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये सब क्या है आपका विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ओके, तो गाइज इस तरह से ये होता है आपका सेशन समाप्त। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस प्रश्न का अभ्यास। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का हम लोग का देखेंगे, अभ्यास देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। ओके, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।